अस्सलाम वालेकुम। एक लंबे अरसे के गैप के बाद अपनी वीडियोस को दोबारा से हम कंटिन्यू करते हैं जहाँ पे हमने उसको स्टॉप कर दिया था। और आई अपोलोजाइज के इतने लंबे अरसे का डिले आया और उसकी मेन रीज़न ये थी कि मैं विद इन फिनलैंड इतना मूव कर रही थी एक जगह से दूसरी जगह कि मेरे लिए वाइट बोर्ड कैरी करना बहुत मुश्किल था। और उससे भी बढ़ के अगर आप दीवारों में सुराख करते हो और वो अच्छे से फिल नहीं किए तो आपको फ़ाइन हो सकता है आपके लैंडलॉर्ड की तरफ से। तो ये सारी चैलेंजिंग सिचुएशन की वजह से मेरी वीडियोस बिल्कुल बंद हो चुकी थी। अब मैंने अपने सेटअप को टोटली चेंज कर दिया है। वाइट बोर्ड तो मैं बिल्कुल यूज़ नहीं करने वाली। मैं टैबलेट की स्क्रीन के ऊपर आपको हर चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी एंड आई होप सो कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी बिकॉज इन्फॉर्मेशन सेम रहेगी। तो मज़ीद डिले किए बगैर अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हमारा आज का टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। साइंस सब्जेक्ट को स्टडी करने के लिए 3 W's बहुत ज़रूरी हैं, वाई, व्हाट एंड वेयर। कि जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो क्यों पढ़ रहे हैं, वो है क्या और अप्लाई कहाँ पे होगा। जब तक हम साइंस के एप्लीकेशंस को नहीं देखते हमें नहीं आइडिया होता कि वो हम टॉपिक पढ़ ही क्यों रहे हैं। तो गॉसेस लॉ की बात करते हैं। गॉसेस लॉ हमें कहाँ पे अप्लाई होता नजर आ रहा है, हमें तो कहीं पे फील भी नहीं हो रहा, तो हम क्यों स्टडी कर रहे हैं। तो ये हर जगह अप्लाई हो रहा है जहाँ जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पता लगाना है। कहाँ पे आप कह सकते हैं तो हमारे घरों के आसपास से बिजली की तारें गुजर रही हैं, इतना वहाँ पे हाई वोल्टेज मौजूद है, करंट है, चार्जेस फ्लो कर रहे हैं और चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है। तो अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड हम डायरेक्टली उसके पास पे जाएंगे तो वो हमें हार्म कर सकती है। तो जो प्रोड्यूस करते हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि उस तार के अंदर से कितना चार्ज फ्लो करेगा और वो कितनी इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी प्रोड्यूस करेगा। उस बेस पे वो उस पूरी तार को इंसुलेट कर देते हैं, एक मटेरियल के अंदर डाल देते हैं ताकि वो तमाम की तमाम इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट हो रही है वो उसी केबल के अंदर रह जाए और उसका आउटर इफेक्ट कहीं पे नजर ना आए। इसी तरह हमारे मोबाइल कंपोनेंट्स हैं, इतने सारे कंपोनेंट हैं, वो आपस में एक दूसरे को डैमेज कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे भी चार्जेस मौजूद हैं। कैपेसिटर भी है, रेजिस्टर भी है। अब जो चार्जेस मौजूद हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड आसपास के कंपोनेंट को ख़राब कर देगी, डैमेज कर देगी। तो उनको पता लगा के कि उस कंपोनेंट के अंदर कितना चार्ज है, वो कितनी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी प्रोड्यूस करने के काबिल है, उस बेस पे उस कंपोनेंट को इंसुलेट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर हर जगह जहाँ पे आपने इंसुलेशन का पता लगाना हो तो वहाँ पे गॉसेस लॉ अप्लाई होता है, जो कि एक टूल के तौर पे काम करता है। और ये टूल रिलेशन बताता है चार्जेस का और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का, कि इनका आपस में क्या रिलेशन है, कितना चार्ज प्रोड्यूस होगा, उस बेस पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, कितनी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी। उस बेस पे आप हर चीज़ को इंसुलेट कर सकते हो, अपने इन्वायरमेंट को सेव कर सकते हो और बाकी कंपोनेंट को भी सेव कर सकते हो। तो इसी तरह से अब हम गॉसेस लॉ का एक केस पढ़ेंगे जहाँ पे हमें एक कंडीशन दे दी गई है कि 2 प्लेट्स आपके पास मौजूद हैं, उसके अंदर हमने एक पॉइंट रख दिया है, उसके ऊपर लगने वाला इलेक्ट्रिक जो फील्ड है या इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट है वो अब हमने कैलकुलेट करना है। तो उसको हम कैलकुलेट करते हैं। यहाँ जो केस हमें स्टडी करना है वो है 2 पैरेलल प्लेट्स के बारे में। ऐसी प्लेट्स जिनके ऊपर ऑपोजिट चार्जेस मौजूद हैं और उनकी सिर्फ इनर सरफेस के ऊपर, आउटर सरफेस पे नहीं। तो हमारे पास इनर सरफेस पे मौजूद होने की वजह से जो चार्जेस हैं वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर देंगे। और इन दोनों प्लेट्स के दरमियान जो मीडियम है वो है वैक्यूम, यानी कि कोई एक्स्ट्रा पार्टिकल वहाँ पे मौजूद नहीं है। पर मौजूद है इस टाइम क्यू, कोई पॉइंट जिसके ऊपर लगने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना है। गॉसेस लॉ जब हम अप्लाई कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का पता लगाने के लिए तो वो सिर्फ उस सूरत में अप्लाई होता है जब आपके पास एक कोई क्लोज सरफेस मौजूद हो, किसी पॉइंट चार्ज पर नहीं होता। इसका मतलब है यहाँ पर हमें इमेजिन करना पड़ेगा एक ऐसी सरफेस को जो कि बिल्कुल क्लोज है और उस क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज मौजूद हो सकता है, बाहर चार्ज हमें अगर मौजूद होगा तो कोई फायदा नहीं है। तो गॉसेस लॉ की 2 कंडीशंस हैं, एक कि बंद कोई शक्ल हो और चार्ज उस बंद शक्ल के अंदर मौजूद हो। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक ऐसी गॉसियन सरफेस को हम कंसीडर कर लेते हैं। अब हमने यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस को कंसीडर कर लिया। जब आप कोई भी केस स्टडी करते हो तो आपने ये देखना होता है कि उसमें कितने पॉसिबल केसेस बन सकते हैं। आपने इस टाइम पे ये भी देखना है कि
वो सरफेस का पार्ट जिसके अंदर से चार्ज गुजरेगा ही नहीं, वो पार्ट जहाँ से चार्ज गुजरेगा, वो पार्ट जहाँ पे मैक्सिमम होगा, वो पार्ट जहाँ पे मिनिमम होगा। तो अपने हर तरह के केस को डिस्कस करना है। इसीलिए हमने एक सरफेस ऐसी बनाई है जिसका कुछ पोर्शन जो है वो बाहर की तरफ है प्लेट से, ताकि कोई चार्ज पास ही ना करे, तो हमें पता चले कि उस टाइम पे क्या इफेक्ट होगा। कोई सरफेस ऐसी है कि जिसमें हमारे पास मिनिमम चार्ज वहां से गुजरेगा, कुछ है जहाँ पे मैक्सिमम गुजरेगा। तो जब किसी एरिया में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही होती हैं तो वो कहलाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यानी कि हमें हर सरफेस के ऊपर, हर सरफेस के जो पाथ है उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड आउट करना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करने का क्या मतलब है कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड उस एरिया के अंदर से गुजर रही है। यहाँ पे जब हम एरिया की बात कर रहे हैं तो ये एक यूनिट वेक्टर अपना रखती है, यानी कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो यूनिट वेक्टर एरिया का क्या होता है कि यूनिट वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो इसका यूनिट वेक्टर कहाँ होगा? परपेंडिकुलर। फिर अब हमारे पास दूसरी सरफेस है, उसका यूनिट वेक्टर कहाँ होगा? परपेंडिकुलर। इसी तरह से हर सरफेस का जो यूनिट वेक्टर है वो परपेंडिकुलर मौजूद होगा। अब हमारे पास हमें पता चल गया कि यूनिट वेक्टर क्या है एरिया के, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी गुजरेगी। तो हमें हर पॉइंट पर फ्लक्स कैलकुलेट करना है। तो हम फ्लक्स को 5, 1, 2, 3 और 4 इस तरह से नाम दे देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें सबका कैलकुलेट करना है कि टोटल ओवरऑल कितना फ्लक्स जनरेट होगा जो कि इफेक्ट कर रहा है उस चार्ज को। सरफेस 1 पे आगे हम देखें तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड तो जनरेट ही नहीं हो रही क्योंकि चार्ज ही नहीं है। तो ये किस पे डिपेंड करता है कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड उस एरिया में से गुजर रही है। तो यहाँ पर हमारे पास cos थीटा आ गया, लेकिन चूंकि कोई फील्ड जनरेट ही नहीं हो रही, कोई चार्ज ही नहीं है, तो ये पूरा फैक्टर क्या हो गया? 0। सेकेंड फैक्टर की बात करें तो यहाँ पर अब हमारे पास क्या है? EA cos कितना हो गया? 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि हमारा जो एरिया का यूनिट वेक्टर है वो इस फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर आ गया 90 डिग्री। थर्ड वन का क्या है कि जो यूनिट वेक्टर है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो एक दूसरे के पैरेलल हैं। पैरेलल का मतलब है कि कोई एंगल नहीं बन रहा, यानी कि यहाँ पर 0 एंगल आ गया, हमारे पास 0 डिग्री आ जाएगा। और फोर्थ कंडीशन में भी जो यूनिट वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के, यानी कि हमारे पास जो एंगल बन रहा है वो है 90 डिग्री। cos 90 हमारे पास होता है 0। तो 3 फैक्टर तो हो गए 0, यानी कि इस पूरी गॉसियन सरफेस में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है वो सिर्फ एक पार्ट की वजह से हो रहा है, और वो कितना है? वो है EA cos 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री होता है 1, यानी कि अब हमारे पास जो टोटल फ्लक्स आया वो है EA के बराबर। अब ये फ्लक्स एक और तरह से भी हम इसको एलेबोरेट कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, और वो क्या होता है कि ये डिपेंड करता है कि कितनी सरफेस डेंसिटी है उस एरिया की और मीडियम क्या मौजूद है। क्योंकि हमने सबसे पहले ये कंडीशन रखी कि जो पैरेलल प्लेट्स हैं उसके दरमियान मीडियम क्या है? वैक्यूम है। तो यानी कि फ्लक्स मीडियम पर भी डिपेंडेंट है कि मीडियम क्या होगा। अब जब हमारे पास ये दो चीज़ें आ गई तो हम क्या बताएंगे कि EA इस तरह से ये बराबर हो गए। अब दोनों जगह एरिया आ रहा है तो एरिया एरिया से कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगी वो किसके बराबर है कि कितनी सरफेस डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी है ओवर के उस बॉडी का के अंदर जो मौजूद मीडियम है वो क्या है। और इसी के साथ साथ चूंकि हमारा एरिया वेक्टर क्वांटिटी है, यूनिट वेक्टर हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवा देंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब इस Q पॉइंट की आपने बतानी है तो आपको क्या पता चला कि किस किस चीज़ पर डिपेंडेंट है? डेंसिटी कितनी है और वहाँ पर मौजूद मीडियम क्या है। तो यहाँ से आप अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर लोगे।